भारती। विविध भारती। पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र यादव से एक बातचीत का विषय है त्वचा से जुड़ी बीमारियां और उपचार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। डॉक्टर देवेंद्र यादव जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर देवेंद्र यादव। डॉक्टर देवेंद्र यादव, आपका हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो एक्ने मतलब मुहासे, दाने, चकत्ते और ये सब जो होते हैं, इनके बारे में बताइए कि क्या चीज है, इनसे बचने के क्या उपाय हैं, क्या उपचार होते हैं? देखिए, एक्ने जिसे अपन आम भाषा में कील मुहासे भी कहते हैं जी, ये आजकल जैसे टीनेजर्स एज होती है, जिनका ऑयली स्किन होगा, ऑयली फेस होता है, फेस ऑयल ज्यादा आता है, उन बच्चों के निकलते हैं। इसमें अपन जैसे पहचाने तो छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक सफेद कलर के राई के दाने जितने से चालू होते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं, जिसे हम हमारी मेडिकल भाषा में कॉमेडोन्स कहते हैं जी, और आम भाषा में व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स कहते हैं। दो तरह के, जैसे ब्लैक भी हो सकते हैं हल्के से और व्हाइट भी हो सकते हैं। कील मुहासे अपने जैसे फीमेल्स में और मेल्स में अलग अलग रेशो होता है। जैसे छोटे जैसे 15-16 साल के बच्चे हैं, बॉयज हैं, उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है। इसका एक मुख्य कारण ये भी रहेगा कि भाई जैसे अगर अपने घर में माता पिता में इस एज उम्र में किसी के निकले हैं कील मुहासे, तो उनकी निकलने की संभावनाएं बच्चों में ज्यादा रहती है। कारण की तरफ अपन जाएं कि भाई कील मुहासे क्यों हो रहे हैं, इसका क्या रीजन है, तो इसके बेसिकली 2-3 रीजन होते हैं। सबसे पहला तो मैं बता दूं, अपने एक ग्रंथि होती है सेबेशियस ग्रंथि, ऑयल सिक्रीशन करती है, फेस को थोड़ा जैसे बॉडी में ऑयलनेस रहे उसके लिए होती है। इस बीमारी में क्या होता है, वो ग्रंथि थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती है और जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, सीबम सिक्रीशन ज्यादा होता है। और एक डक्ट होती है जो इसको अपने को चमड़ी से जोड़ती है, वो इसमें ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद इसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन हो जाता है। ये सब तीनों चारों चीजें मिलके इसको कील मुहासों का रूप देती है। अपने चेहरे पर भी हो सकते हैं, इनकी जो कॉमन साइड से निकलने की, अपना जो चीक्स है, चेहरा है, फॉरहेड है, ललाट है, और बैक मान लें आपके पीठ पर, कंधों के ऊपर, आगे छाती पर, ये इसकी सामान्यतः कॉमन साइड्स हैं जहाँ पर ये हो जाते हैं दाने दाने। कभी कभी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अपने को उसके लिए ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। मैं ये कह रहा था, जैसे कई बार इसमें प्रेजेंटेशन इस तरह की भी होती है, मरीज परेशान हो जाता है और बोलता है कि साहब मुझे बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, जैसे मैं धूप में जाता हूँ तो बर्निंग सेंसेशन भी होती है, या लेडीज या फीमेल्स जो भी होती है बोलती है चूल्हे के पास जाते हैं तो एकदम से जलता है और रेड रेड हो जाता है। इस तरह की भी समस्याएं इसमें सामने आती हैं अगर इलाज ना ले तो मतलब इसका इलाज करना जरूरी होता है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, वो ये कि किशोर वय के लोगों में, किशोरावस्था में ये खास लक्षण है। ये कहा जाता है कि मुहासे हुए तो किशोरावस्था शुरू हुआ, तो इसकी क्या वजह है कि कील मुहासे जो होते हैं किशोर वय में? इसका एक मुख्य कारण जैसे अपनी एज में अपने चेंजेस आते हैं ना, जैसे भी अपने बच्चे से किशोरावस्था में प्रवेश किया तो बॉडी में अपने हार्मोनल चेंज होते हैं। बेसिकली जो एंड्रोजन्स हार्मोन्स होंगे जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को चेंजेस में लाते हैं अपने बॉडी में, जैसे भी दाढ़ी मूछे आने लग गए, या फीमेल्स में फीमेल्स जो भी चेंजेस हैं वो आने लग गए, उसका बड़ा रोल रहता है हार्मोन का। अगर उसका लेवल हार्मोन का
थोड़ा भी ज्यादा रहता है अपने ब्लड में, उन लोगों में इसकी संभावना ज्यादा रहती है। ऑयली स्किन का बोला ही मैंने कि भाई ऑयली स्किन है तो उसमें निकलने की संभावना है। टीनेजर से मतलब ये है कि किशोरावस्था में जैसे प्रवेश करेगा तो उसके एंड्रोजन सिक्रीट्स होना चालू होते हैं बॉडी में अपने, है ना। जैसे फेस पे हेयर्स भी आ गए, बॉडी में आर्म पिट में भी हेयर्स आने लग गए, बॉडी में जो चेंज आते हैं किशोरावस्था में चेंजेस, उसके कारण से एंड्रोजन हार्मोन के कारण से एक्ने निकलना ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब, आज हम स्किन के बारे में बहुत सारी जानकारी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं, तो बताइए कि त्वचा में एक आम समस्या है, वो है खुजली होना, ईचिंग होना। वो क्या वजह है समझ में नहीं आता। कई बार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करते हैं तो भी परेशान रहते हैं। एलर्जी जिसे कहते हैं, तो इसके बचाव क्या है और उपचार क्या है, लक्षण भी बताइए हमें। अगर कोई भी ऐसे कंप्लेंट करना है कि भाई मुझे ऐसा में ही किसी भी बैठे हुए खुजली हो जाती है, या कभी बाहर जाते हुए खुजली होती है, या कभी मैं ये काम करता हूँ तो ज्यादा खुजली होती है, तो उसमें जैसे खुजली के प्रकार हैं, उनमें मुख्यतः एक एलर्जी का कारण भी रहता है कि भाई एलर्जी से खुजली हो रही है, किसी भी चीज से एलर्जी हो गई। कोई धूप में निकलता है या कोई घास फूस में या खेतों में निकल गया तो उसको छींके आना चालू हो जाती है। जी जी जी। अगर ये रिपीटेड हो रहा है, भाई एक ही जगह जा रहे हैं, बार बार हो रहा है, तो ये एलर्जी के सिम्टम्स कहलाते हैं। एलर्जी के सिम्टम जैसे बॉडी में अपने खुजली होगी और लाल लाल रंग के कई बार चकत्ते भी बन जाते हैं, जिन्हें अपन दाफड़ या पित्त चढ़ना भी कहते हैं। इस तरह के सिम्टम होते हैं। जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है, जो रूखी त्वचा होती है, उन लोगों में जैसे धूप से बचने की क्षमता कम होती है और बाहर जो भी निकलते हैं घास फूस में या फिर खेतों में, तो एक प्रकार की विशेष तरह की घास होती है जिसे अपन कांग्रेस घास कहते हैं, गाजर घास कहते हैं या पार्थेनियम भी कहते हैं। उससे कई लोगों को एलर्जी होती है। गाँव वालों में ये समस्या आम है। फेस पे जैसे दाने हो गए खुजली के, पानी से भरे हुए, और चकत्ते भी हो गए, वो बाद में जाके एक्जिमा में भी कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह का। तो ये सिम्टम इस तरीके से होगा। वैसे जब भी हम किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आए तो कई लोगों की जैसे नाक में से पानी चालू हो जाएगा या छींकें आने लग जाएंगी, वहीं जाते ही एकदम से उसको बॉडी में इचिंग भी होगा कि भाई कहीं कभी कहाँ खुजली हो रही है, कभी कहाँ खुजली हो रही है। डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, एक्जिमा, और हमने भी सुना है लोग एक्जिमा से बहुत परेशान होते हैं। एक्जिमा क्या है, इसके बारे में बताइए और किस तरह बचते हैं इससे। एक्जिमा देखिए, सबसे मैं कहूँगा एक कॉमन बीमारी है चमड़ी की, काफी लोगों में मिलती है। इसमें क्या होता है, जैसे जहाँ भी आपको खुजली चलेगी वहाँ पे लाल लाल कलर के चकत्ते हो जाएंगे। अच्छा। और उसमें हल्की सी सूजन रहेगी और उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं चकत्ते की बाउंड्रीज पे हल्के हल्के माइन्यूट जिसे पिन हेड साइज के पानी से भरे हुए दाने हो जाते हैं। और जैसे हम उसको खुजली करेंगे तो वो और खुजली बढ़ाता है। इस विशियस साइकिल चालू हो जाती है। जैसे खुजली करा, नाखून लगा, तो वहाँ की जो सेल्स हैं हिस्टामिन रिलीज करती हैं और खुजली को और काफी ज्यादा बढ़ा देती हैं। इसके कारण की तरफ जाए, एक्जिमा के भाई क्या कारण है, दो मुख्यतः कारण होते हैं। एक तो सतही बॉडी के अंदर एंडोजिनस जिसे हम बोलते हैं, अंदर से ही उत्पन्न हो रही है बॉडी के अंदर से एक्जिमा, और एक बाहरी तत्व से जैसे एक्सोजिनस एनवायरनमेंट की तरफ। ये मुख्यतः दो कारण होते हैं। एंडोजिनस में जैसे अंदर से ही बॉडी से हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसके साथ साथ एसोसिएटेड कई बीमारियां होती हैं, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, एंडोजिनस एक्जिमा हो गया। और बाहर के कारण जो हो रही है वो अपने दो तरीके से हो सकती है। एक तो किसी भी चीज से आपको इरिटेशन हो रहा है, किसी के भी कांटेक्ट में आए आप, और जैसे ही कांटेक्ट में आए आपके खुजली चालू हो गई वहाँ पे, उसको इरिटेंट डर्मेटाइटिस कहते हैं। दूसरी कॉज जैसे अपन कभी बाहर गए, फोटोडर्मेटाइटिस भी होती है। धूप में जाने से कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, धूप सूट नहीं करती। ये सब एक्सोजिनस जैसे बाहरी वातावरण की डर्मेटाइटिस। सबका फीचर्स एक ही तरीके से होता है, जैसे मैंने बताया, लाल चकत्ते होंगे। शुरुआती फेज में ऐसा होता है, लाल चकत्ते हुए और सूजन आ गई और छोटे छोटे दाने हो गए। अगर वो लंबे समय तक चलता रहता है एक्जिमा, तो धीरे धीरे चमड़ी उस जगह से काली पड़ने लगती है और ऊपर की जो सतह है चमड़ी की वो ड्राई होके मोटी होने लगती है। उसमें हल्की हल्की धारियां आ जाती हैं। कभी कभार स्केलिंग जिसे हम शुष्क होकर जो ऊपर की जो त्वचा है वो वाइट पड़ जाती है, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं, त्वचा का निकलना ऊपर से। ये क्रोनिक फेज में होता है, जैसे लंबे समय तक चल रही है, आप इलाज नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या है त्वचा संबंधित, वो है सोराइसिस। अक्सर सुना है कि सोराइसिस लाइलाज बीमारी है, तो सोराइसिस के बारे में बताइए, क्या पहचान है और क्या सचमुच लाइलाज है? अगर इलाज है तो किस तरह से? सोराइसिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर से ही कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन रही हैं अपनी सेल्स के अगेंस्ट ही, जो इस बीमारी को उत्पन्न कर रही हैं। हमारी जो त्वचा की ऊपरी सतह होती है, बिल्कुल जो सबसे अपर मोस्ट लेयर जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं,
यूजुअली 28 दिन में अपने आप बन के रिप्लेस होती रहती है। इस बीमारी में क्या होता है सोराइसिस कि वो 7 दिन में बन गई, बनती रहती है, इकट्ठी होती रहती है ऊपर ही, लेकिन हटती नहीं है, चिपकी रहेगी बॉडी पे। तो सोराइसिस का जो मरीज है वो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करेगा कि भाई शरीर पे बिल्कुल रूखे कलर के, लाल कलर के चकत्ते हुए, और उस पे त्वचा की एक लेयर होती है सफेद रंग की हल्की सी, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं। उतारेंगे तो वो उतर भी जाएगी हल्की सी, या किसी चीज से खुरचेंगे तो उसमें व्हाइट कलर का पाउडर निकलेगा। सोराइसिस की जो साइड्स हैं, जैसे अपन कैसे पहचाने कि भाई मेरे सोराइसिस हो रही है या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, इनकी कुछ पर्टिकुलर साइट्स होती हैं बॉडी में, वहां से चालू होती है। जैसे अपने जॉइंट्स हुए, कोनी हुआ, घुटने हुए, टखने हुए, और उंगली के जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जी जी, यहाँ पे ड्राई कलर के, रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं, चकत्ते, और उन पे व्हाइट कलर की स्केलिंग रहेगी। अपन उतारते हैं तो उतरती रहती है, और हल्की हल्की खुजली चलेगी, बहुत ज्यादा खुजली नहीं रहती इसमें सोराइसिस में। सोराइसिस में उपचार के बारे में जैसे हम कहते हैं कि भाई इसकी लाइलाज बीमारी है या इलाज संभव नहीं है। इलाज के संबंध में ये कहना चाहूंगा कि भाई जैसे भी आपको ऐसा कभी लगे कि भाई कुछ भी स्किन की समस्या हो रही है जी जी, या सोराइसिस जैसे उसमें लक्षण है, तो शुरुआत में उसका इलाज ले लें। शुरुआत में जैसे इलाज लेंगे तो अगर छोटी बीमारी ज्यादा नहीं फैली हुई तो उसमें अपन जैसे टॉपिकल, जैसे कोई क्रीम है, कोई इमोलिएंट है, कुछ भी लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ज्यादा बड़ी हुई है तो फिर उसमें अपने को गोलियों का, इंजेक्शन का सेवन भी करना पड़ता है डॉक्टर की सलाह से। उसमें हम सारे जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, टेस्ट, इस तरह के करवा के उनकी दवाइयाँ चालू कर सकते। बीमारी का नेचर होता है कि भाई शुरुआत में जैसे सर्दियों के दिनों में ये ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, जैसे बॉडी में रूखापन रहेगा तो ये बीमारी के लक्षण ज्यादा बढ़ेंगे। सर्दियों में बढ़ती है, जैसे एनवायरनमेंट ह्यूमिड होगा या थोड़ा हॉट होगा, वातावरण में नमी रहेगी, तो इसके लक्षणों में कमी आती रहती है। सोराइसिस में लक्षण कम हो जाएंगे जी। अच्छा, इस तरह से भी इसको पहचाना जा सकता है कि भी सर्दियों में बढ़ जाती है मेरी, गर्मियों में आपस में या बारिश के मौसम में ठीक हो जाती है। अच्छा, क्या ये छुआछूत की भी बीमारी है? मतलब अगर किसी के संपर्क में है, टच से, छूने से भी एक दूसरे को होता है, ऐसा भी है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत धारणा है आम पेशेंट्स में भी कि भाई सोराइसिस एक तरह की छूत की बीमारी है। इसमें कोई किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है जी, कि आपको छूत से लग जाए इधर से उधर। ये अंदर से होने वाली बीमारी है, पास उठने बैठने से एक से दूसरे में नहीं फैलती, लेकिन ये आनुवंशिक चलती है। जैसे आपके घर में किसी को हो, पापा मम्मी को, दादा दादी, नन्ना नैनी को, तो ये बच्चों में आ सकती है सोराइसिस की बीमारी। उसके चांसेस भी ऐसे 25 या 30% ही रहते हैं कि भी बच्चों में आए, जरूरी नहीं है कि आए। और डॉक्टर साहब, आज हम त्वचा रोग के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं, और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तैलीय त्वचा और रूखी त्वचा के बारे में हमें बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। लोगों को देखा है कि वो दोनों ज्यादा होता, एक्सेस होता है तो परेशान रहते हैं। कुछ लोगों को तैलीय त्वचा है तो हर वक्त मुंह धोते रहते हैं, रूखी त्वचा है तो वो परेशान है। देखिए, पहले अपने को समझना पड़ेगा कि भाई तैलीय त्वचा है, किसकी नॉर्मल त्वचा है, किसकी रूखी त्वचा है। जो पूरी बॉडी की त्वचा है उसमें कुछ हिस्सा अपने को, जैसे किसी का तैलीय भी होता है, किसी का नॉर्मल भी होता है, किसी का रूखा भी होता है। एक ही बॉडी में अलग अलग तरह की जगह के हिसाब से अलग अलग तरह की त्वचा देखने को मिलती है। कुछ लोगों में फेस है वो ऑयली रहता है, बाकी स्किन ड्राई रहती है। ऑयली फेस का ये रहता है कि भाई जैसे किसी को पसीना ज्यादा आ रहा है या आप धूप में खड़े हैं तो फेस से ऑयल निकल रहा है, और त्वचा अगर अपन दूर से देखें तो थोड़ी सी चमकती हुई दिखाई दे और हल्की सी उसमें मोटापन रहे, वो ऑयली त्वचा के पहचान होते हैं। ड्राइनेस में ये रहता है कि भाई जैसे अपने को सर्दियों का मौसम आया तो जैसे कहीं भी आपने खुजली की तो व्हाइट हो जाती है उसी जगह से चमड़ी जी जी, और उसमें ड्राइनेस में थोड़े से रिंकल्स ज्यादा दिखेंगे आपको और धारियां ज्यादा दिखेंगी, और बार बार कुछ ना कुछ लगाने का मन करेगा कि भाई कोई तेल क्रीम इस तरीके से लगा ले। सर्दियों में प्रॉब्लम रहेगी तो ड्राइनेस के कारण इचिंग भी हो सकती है। इनके कारण में जहाँ अपन की भाई ड्राइनेस या ऑयलीनेस क्यों रहता है फेस में या किसी भी त्वचा ऐसी क्यों रहती है, तो सबसे पहला कारण तो अनुवांशिक ही रहेगा। जो भी बॉडी का मेकअप होता है वो अपने जीन्स द्वारा अनुवांशिक ही रहता है। जैसे पापा मम्मी या किसी के ऑयली या ड्राई स्किन है तो बच्चों में भी उसी तरीके से आती है। और इसी वजह से क्या जो रूखी त्वचा होती है, जो रैशेज आते हैं शरीर में, ये भी कारण है क्या? और एक चीज और जानना है साथ में हमें कि ये जो त्वचा की बीमारियां होती है इसका किसी विटामिन से भी ताल्लुक होता है? जैसे कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि किसी खास विटामिन की कमी से त्वचा की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या कहेंगे आप? शरीर में किसी भी तरह की कोई विटामिन की कोई समस्या है या कोई अधिकता है तो वो
हमारे चमड़ी पे सबसे पहले प्रेजेंट करेगा, चमड़ी पर या नाखून पर। कई लोगों में ऐसा देखा जाता है प्राय कि भाई चेहरे पर काले चकत्ते रहते हैं, हाथ की जो उंगलियां होती हैं पीछे बैक पे, उन पे भी हल्के हल्के काले रंग हो जाते हैं, और जबान पे छाले जैसे दिखने लगते हैं कई बार, और होठों के आसपास भी जो चमड़ियां होती हैं वो भी फटने लगती हैं। ये सब प्रेजेंटेशन होते हैं अपने विटामिन की कमी के। बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होता है उसकी कमी से इस तरीके से लक्षण आते हैं। और छोटे बच्चों में जैसे 4 से 5 साल के या 10 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और उनको अपन फील करके देखें तो ऐसे लगेगा जैसे अपने को कांटे चुभ रहे हैं। वो भी विटामिन की कमी से ही होता है। बच्चों में प्राय क्या देखा गया है कि भाई फास्ट फूड ज्यादा खाना या इस तरह की हरी सब्जियां इसका सेवन नहीं करना, अपनी जो भी ट्रेडिशनल है हरी सब्जियां, सलाद हुई, दालें हुई, इसमें ये भोजन में क्या कमी रहती है, तो फिर विटामिन की या मिनरल्स की बॉडी में कमी होती रहती है, धीरे धीरे वो चमड़ी में बिल्कुल प्रेजेंट करती है। ड्राइनेस भी इस तरह का ही एक लक्षण है, जैसे बॉडी में अपने पानी की कमी है तो बॉडी अपना पानी खींचेगी और आपकी चमड़ी में ड्राइनेस आएगी। तो किस विटामिन की कमी से ज्यादातर त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं? बच्चों में तो ज्यादातर विटामिन ए की कमी से रहती है, और ये विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स, ये 2 विटामिन ज्यादातर मुख्यतः रहते हैं। मतलब त्वचा संबंधी अगर बीमारियां हैं तो डॉक्टर से संपर्क करके विटामिन की गोलियां भी ली जा सकती हैं। बार बार किसी को एक्जिमा हो रहा है, खुजली हो रही है, दाने हो रहे हैं, तो वो भी अपने खान पान में कुछ कमी के कारण, ये विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। और डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जो लोग थायराइड, डायबिटीज और तो वो चर्म रोग से कैसे बच सकते हैं? देखिए, मुख्यतः सबसे जो आजकल बीमारी है, तीनों ही कॉमन है। डायबिटीज ज्यादातर कॉमन है। डायबिटीज में स्किन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है, त्वचा का इन्वॉल्वमेंट। डायबिटीज में बेसिकली क्या होता है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती, उसके कारण पानी खिंचता रहता है अपनी बॉडी का, रूखापन आता है चमड़ी में, जो सेल्स है और चमड़ी है उसमें रूखापन, ड्राई और लस्टरलेस हो जाएगी। शुरुआत में जैसे अपने जो घुटने से नीचे का पार्ट है बॉडी का, फिर ड्राइनेस आके खुजली चालू हो जाती है। जैसे अपन इलाज भी लें तो उसमें बड़े बड़े फफोले भी बन सकते। और मुख्यतः अगर किसी की डायबिटीज कंट्रोल नहीं है और लंबे समय तक चलती हुई आ रही है तो बॉडी पर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें मुख्यतः जो कॉमन कॉज है वो है फंगस का लगना, फफूंद लगना, यीस्ट लगना है। ये इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होते हैं। अगर ये समस्या डायबिटीज की मेल्स में है तो जननांगों में भी इन्फेक्शन रहता है और जो आगे की चमड़ी है सिकुड़ जाती है, कट्स लग जाते हैं। कई लोग इलाज नहीं ले रहे होते हैं और अगर उनके ये समस्या है इस तरह की जननांगों में तो हम उनका टेस्ट कराते हैं डायबिटीज का, तो ज्यादातर लोगों में वो पॉजिटिव आता है। कई बार डायग्नोसिस चमड़ी के द्वारा डायबिटीज का डायग्नोसिस बन जाता है। मतलब अगर इस तरह की कोई समस्या देखी जा रही है अपने शरीर में, अपनी त्वचा पर, तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हमें बताइए कि जो लोग एलर्जी के शिकार होते हैं वो चर्म रोग से कैसे बचें? कैसे उन्हें पता चले कि उन्हें किस चीज की एलर्जी है? कोई जांच, कोई तरीका? देखिए, सबसे पहले तो सिम्टम्स जान ले अपन किस तरह के। अगर एलर्जी है तो बार बार उसको खुजली होगी, शरीर हाथों में भी खुजली रहेगी, थोड़े थोड़े चकत्ते या बारीक राई के बराबर लाल कलर के दाने हो सकते हैं, बार बार जुकाम रहेगा, लंबी छींकें आएंगी, नाकों में से पानी बहेगा। हर जैसे जब भी मौसम चेंज होगा तो इस तरह के सिम्टम उसमें आएंगे। ऐसा कुछ भी आए तो आपने अपनी जांच कराएं कि भाई इस तरह का है। उसमें एक तो अपन मरीज को देखकर भी जान सकते हैं कि भाई इसको किस तरीके से, किस चीज से एलर्जी हो सकती है। मरीज से पूछ के उसकी हिस्ट्री लेकर। खाने पीने की एलर्जी कॉमन रहती है, ज्यादातर लोगों को देखा है मैंने जिसके चमड़ी की बीमारी, एलर्जी की तकलीफ होती है, उनको खटाई का सेवन कम रखें। बेसन से बनी हुई चीजें, ये 2 जो प्रोडक्ट हैं ये सबसे ज्यादा एलर्जी करते हैं हर चीज में। हमारे जो श्रोता हैं, सुन रहे हैं, वो ध्यान रखिए और खास तौर से बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ना इन बातों का ख्याल रखना। अगर किसी को एलर्जी है तो वो फ्रिज वाली चीजें नहीं खाए, ठंडी चीजें। जी जी। और जो फ्रिज वाले जैसे मार्केट में जो मिलती हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिनको फास्ट फूड, जंक फूड, फास्ट फूड इस तरह के, वो एलर्जी ज्यादा करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स जो भी होंगे वो बॉडी में एलर्जी का कारण बनते हैं। जैसे चॉकलेट और केक, पेस्ट्री से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो उससे भी बचना। दुनिया में किसी भी चीज से किसी भी एलर्जी हो सकती है अगर आपको सूट नहीं कर रही है आपकी बॉडी को। जी। इसमें बेस्ट ये रहता है, हम जैसे पेशेंट्स को भी सलाह देते हैं कि भाई आप एक डायरी मेंटेन कर लें, फूड डायरी। जी। आपने सुबह नाश्ते में ये खाया, दोपहर में ये खाया, और उसको आप महीने भर तक इवेल्युएट करें कि भाई अगर मैंने ये चीज खा रहा हूँ तो वापस मुझे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो उस चीज को आपको डाइट से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जी जी। ये मरीज स्वतः ही पता लगा सकता है अपनी फूड डायरी बना के कि भाई ये चीज मुझे, मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रही है तो इसको मैं अवॉइड कर दूं।
कई लोगों को, बच्चों को दूध से भी एलर्जी होती है, हम्म। दूध भी सूट नहीं करता है, उसके कारण उनको बार बार दस्त भी लगते हैं। ये बड़ी जरूरी जानकारी आपने दी है। और अब हमें बताइए कि बहुत ही कॉमन सी बात है और ये महिलाओं के लिए ज्यादा समस्या पैदा करती है, जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ। और एक समस्या और है जो महिला पुरुष बच्चों सबको परेशान कर, महिलाओं की अक्सर एड़ियां फटती हैं, बीवाई जैसे फट जाती है, खून निकलने लगता है। और दूसरी बहुत ही कॉमन समस्या है वो है, मैंने कई लोगों को देखा है, मुंह में फफोले पड़ जाते हैं। खाना खाते वक्त वो कहीं कट लगता है दांतों से और वो फफोले का रूप ले लेता है, पानी जैसा। तो ये दोनों क्या है, बताइए इनके बारे में। पहला आपने बताया बीवाई फटना या क्रैक्स आना हील्स में, औरतों में। पहले इसके कारण में जाएं अपन, एक तरह की स्किन की बीमारी मान लें इसको आप, इतनी सीवियर नहीं होती, लेकिन जिनके कट्स ज्यादा लग जाते हैं उनके दर्द और इन्फेक्शन के कारण ये सीवियरिटी इसकी बढ़ जाती है। जी जी। इस बीमारी को हम केराटोडर्मा बोलते हैं। इसमें भी जैसे सतह, जो त्वचा की ऊपरी सतह है, उसमें पानी की कमी हो जाती है। जैसे ही पानी की कमी होगी ऊपर की त्वचा में, तो वो रूख के और टूट जाएगी, वहां से क्रैक आ जाएगा उसमें। जिनके भी ये समस्या है, तो मैं पहले अगर शुरुआती दौर में ही है तो अपन किसी भी तरह का जो बॉडी लोशन होता है, मॉइस्चराइजर होता है, उसका प्रयोग करें दिन में 3-4 बार, उससे बचने के लिए। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और इसका इलाज लें। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो इसको ऊपर की सतह को हटाती जाती हैं। क्रीम और सैलिसिलिक एसिड की क्रीम्स होती हैं, वो अपने मार्केट में डॉक्टर द्वारा लिखाई जा सकती हैं। और धीरे धीरे इसको ऊपरी जो डेड स्किन है उसको हटाती जाएगी। कई बार क्या होता है, जो महिलाएं हैं बाटा या किसी भी तरह का स्क्रबर यूज करती हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि भाई स्क्रबर जितना भी करें उसको बिल्कुल ऐसे नहीं रगड़ें कि भाई छील ही दें ना। जी जी जी। क्योंकि स्क्रबर आपके बाथरूम में पड़ा रहता है या बाटा पड़ा रहता है, वो स्टेरलाइज तो होता नहीं, जी तो जी। उसके कारण से भी आपको इन्फेक्शन एड़ी में लग सकता है। अगर आपके कट ज्यादा हैं तो उससे घटने के बजाय आपकी बीमारी बढ़ सकती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। और स्क्रबर है भी तो उसे धूप में सुखा कर रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, धूप में सुखा कर। गीला, जहाँ गीला रहेगा स्क्रबर, वो उसमें कहीं ना कहीं फंगस लगेगा ही। और दूसरी जो समस्या है मुंह में फफोले की, उसके बारे में बताइए और उसका इलाज क्या है। देखिए, मुंह में फफोले जैसे आपने बताया कि भाई किसी की अगर अपन जैसे खाना खाते हैं कि दांत अंदर कट जाता है, उसमें मुख्यतः एक कारण अपना टीथ का और जो चीक्स है अंदर, उसके गैप का रेशो कम होता है कई लोगों में। अच्छा। या टीथ होते हैं किसी के पैने होते हैं, तो उसमें अपने डेंटल जो भी सर्जन है उसकी सलाह लेनी चाहिए, उनको दिखा लेना चाहिए कि अच्छा। इस तरीके से मेरे बार बार प्रॉब्लम आ रही है, दांतों में आ जाता है, तो उसका इलाज वो कर देंगे। या तो दांतों को घिस देते हैं या आपको बता देते हैं किस तरीके से करना है जी। दूसरा आम समस्या है कि मुंह में छाले हो जाते हैं, बार बार होते रहते लोगों को। मुंह में छालों की समस्या भी आम रहती है, तो उसमें अपने सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि आपकी दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सलाद, इनका सेवन आप बढ़ा दें। आपकी जैसे पेट से, अगर आपका पेट भी साफ नहीं रह रहा है, कब्जी रह रही है, तो उन लोगों की ये समस्याएं ज्यादा रहती हैं। पेट साफ नहीं होता तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और वो बॉडी को दे नहीं पाता। उसकी कमी के कारण से अपने ये मुंह में छाले निकलते हैं या फफोले होते हैं। पानी की मात्रा बढ़ा दें आप पीने में, उससे बचा जा सकता है। फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप बिल्कुल डॉक्टर को दिखाएं। जैसे चर्म रोग विशेषज्ञ को भी दिखा सकते हैं और जो ENT सर्जन होते हैं वो दोनों इसमें डील करते हैं मुंह के छालों। जी जी। दोनों में से किसी को भी आप दिखा के राय ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बीमारी का नाम हमने सुना है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। वो है अर्टिकेरिया। ये क्या चीज है, क्या बीमारी है और इसके क्या लक्षण है, क्या इसका उपचार क्या है? आम भाषा में जैसे अपने अर्टिकेरिया को अपन दाफड़ की शिकायत भी कहते हैं जी, या पित्त उछड़ना भी कहते हैं जी जी। ये भी एक तरह की एलर्जी का सिम्टम है। अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी हो रही है बॉडी में जो आपको सूट नहीं कर रही जी, तो वो आपकी चमड़ी पर दाफड़ के जैसे प्रेजेंट करेगी उसके लक्षण। जैसे अपन ने कोई भी चीज खाई, 1 घंटे में आपके बॉडी में दाफड़ हो गए जी। दाफड़ यानी दाने दाने से हो जाएंगे, लाल लाल चकत्ते होते हैं बड़े बड़े, जैसे आप 1 रुपए के सिक्का या 2 रुपए के साइज के जी जी। और उसमें हल्की सी सूजन रहेगी, उभरे हुए रहेंगे वो चमड़ी से, बिल्कुल रेड कलर के होंगे जी। कई लोगों के दाफड़ नहीं होते, लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि जैसे हम खुजाते हैं बॉडी में तो बिल्कुल जहाँ खुजाए वहीं लाल लाल लकीर पड़ जाएगी और उभर जाती है वो, फिर उसमें खुजली चलती रहती है।
और गाने के बाद डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं, आज के समय में जो जल्दी ठीक होने के चक्कर में बिना डॉक्टर के सलाह के ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, ऐसे में भी चर्म रोग के बढ़ने की समस्या होती है, चर्म रोग हो जाते हैं, इसके बारे में हमें बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, जो समस्या है अपने हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी बीमारी हुई तो हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ अवेलेबल हो जाती हैं, कोई भी जाके ले सकता है। एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि भाई बिना पर्ची के दवाई मिल जाती है, यानी कि बिना डॉक्टर को दिखाए आपने एंटीबायोटिक चालू कर दी। होता यह है कि एंटीबायोटिक नॉलेज किसी को होती नहीं कि भाई किस डोज में लेनी है, कितनी लेनी है और कब बंद करनी है। किसी भी एंटीबायोटिक को डोज लें 5 से 7 दिन, जब तक आप उसका कोर्स पूरा नहीं करेंगे, आधा अधूरा ही छोड़ दिया आपने, तो आपके फ्यूचर के लिए वो बीमारी तकलीफ बन के बाद में उभरेगी, क्योंकि आपने उसको आधा ही काटा, आधा नहीं काटा बीमारी। बाद में आप वही दवाई लेंगे तो उसका असर उस बीमारी पे आधा ही होगा, 50%। एक तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा उसमें, बैक्टीरिया या फंगस में। कई बार मैंने देखा है कि भाई फफूंद के, फंगस के इतने मरीज होते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ये ट्यूब लगा रहे हैं, मार्केट से ले ली थी। उन श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूँगा, मार्केट में जो भी ट्यूब्स ले रहे हैं वो, उसमें आप ये जानकारी अवश्य लें कि उसमें स्टीरॉयड नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि स्टीरॉयड फंगस का दुश्मन है। मतलब फंगस को वो बढ़ाएगा बिल्कुल, जैसे आप बॉडी पे लगाओगे। ये आजकल आम समस्या है, सभी लोग लगा के आते हैं, और आगे जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट को उस बीमारी को ठीक करने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। जो फंगस को ठीक करने की शुरू में दवाइयाँ गोलियाँ चल रही थी, उनसे आजकल काफ़ी रेजिस्टेंस आ गया है, वो दवाइयाँ आजकल असर नहीं कर रही हैं। जी जी। उसका मुख्य कारण यही है कि आप अपन पहले से ही मेडिकल स्टोर से लेके स्टेरॉइड की दवाइयाँ लगाते रहते हैं, उसके कारण अंदर ही अंदर ये बढ़ता रहता है। पहले जैसे छोटा सा चकत्ता हुआ, दाना हुआ, फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है वो फंगस। इस तरह का देखने का है, तो बिल्कुल डॉक्टरी सलाह से लें और तरीके से लें। बीमारी का एक समय होता है कि भाई एंटीबायोटिक अपने को इतने दिन देनी है, एंटी फंगल ड्रग अपने को इतने दिन देनी है, चाहे से आपको आराम आ जाए। अपने को लगता है कि भाई 5 दिन में मैं तो ठीक हो गया, 15 दिन क्यों लूँ, डॉक्टर साहब ने 15 दिन की बोली है। जी जी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो जड़ नहीं कटती उस बीमारी की। आपको तो लगता है भाई ऊपर से ठीक हो गया, मैं तो अब क्यों लूं, तो ऐसा न करें, नहीं तो फिर वो दोबारा 2-3 महीने वापस उभर के आएगी। मतलब डॉक्टर की बात ध्यान से सुने और बाकायदा एंटीबायोटिक का कोर्स करें। हाँ। और एक बहुत बड़ी समस्या है, ये महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है, वो है झाई की समस्या। और साथ में ये भी बताइए कि त्वचा में जब फंगस लगता है, तेज धूप होती है, तेज धूप के कारण कई बार त्वचा जल सी जाती है, तो इसका किस तरह से इलाज होता है? पहले तो अपने झाइयों की समस्या बताइए, महिलाओं में ज्यादा होती है, जी जी। पुरुषों में भी काफी क्यों होती है ये भी बताइए जी। बेसिकली हार्मोन, बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं, जैसे अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के बाद में महिलाओं में अपने जो गाल हैं, चीक्स हैं, उनके ऊपर ब्लैक पिगमेंटेशन आने लग जाता है। जी जी। ये बॉडी में हार्मोनल चेंज के कारण होता है। जैसे बच्चा होता है तो उसके कारण से ब्लैक पिगमेंट, जिसको हम मेलेनोसाइट्स में मेलेनिन पिगमेंट नाम का होता है, वो ये मेलेनिन पिगमेंट वहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है। एक तो हेरिडिटरी चलता है, जैसे मम्मी पापा किसी के हुए, घर में मम्मी के हुए, तो उनके बच्चों के होने की संभावना ज्यादा रहती है प्रेगनेंसी के बाद। जी। एक कारण तो ये हो गया प्रेगनेंसी डिलीवरी का, दूसरा आनुवांशिक हो गया, तीसरा मुख्य कारण ये रहता है कि भाई कई मरीजों में जैसे आयरन की या हीमोग्लोबिन की कमी या मिनरल्स या विटामिन की कमी होती है, वो भी इसी तरीके से झाइयों के रूप में प्रेजेंट करते हैं। जी। जैसे मैंने पहले ही बताया, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी काले काले चकत्ते जाते हैं कईयों के चेहरे पे, हाथों पे। इनका बचाव किस तरीके से करना है, कैसे अपने को क्या करना है, मार्केट में या टीवी पे, रेडियो पे इस तरह के ऐड दिखाए जाते हैं कि भाई 7 दिन में गोरे हो जाएंगे जी, और अच्छा, 8 दिन में, 15 दिन में गोरे हो जाएंगे। जी जी, सही बात है। तो ये सब भ्रामक है, ये सब अपने प्रोडक्ट को बेचने की एक तरह की कला होती है, इनके झांसे में ना है। किसी भी चीज को ठीक होने में, नई चमड़ी आने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है जी। जो भी 7 दिन का दावा करते हैं वो सब झूठ है, और पिगमेंटेशन को हटाने में, कंट्रोल करने में काफी समय लग जाता है। तो उसको बिल्कुल डॉक्टरी सलाह से और तरीके से लें। कई बार क्या होता है, मेडिकल स्टोर पे चले गए तो जैसे मैंने पहले बताया आपके, भाई कोई हायर स्टेरॉइड होते हैं वो अपन फेस पे लगा देते हैं जी, कि भाई झाइयाँ जल्दी ठीक हो जाएंगी 7 दिन में। उससे होता क्या है कि आपकी चमड़ी का जो प्रोटेक्टिव लेयर है ऊपर, वो एकदम से हट जाती है, छिल जाती है जी जी, और चमड़ी धीरे धीरे आपकी बिल्कुल पतली पड़ने लग जाती है। उसमें आपको नसें दिखने लगेगी, और बाद में उसके साइड इफेक्ट आएंगे, जैसे बाल आने लग जाते हैं चेहरे पर जी, या छोटी छोटी फुंसियां हो जाएगी, और चमड़ी आपकी बिल्कुल सेंसिटिव हो जाएगी। जब भी आप किचन में जाएंगे आपको सहन नहीं होगी,
जी क्योंकि ऊष्मा है वो आपको सहन नहीं होगी, धूप में जाओगे धूप सहन नहीं होगी। जी जी ये सब उसके साइड इफेक्ट हैं, तो इससे बचें और बेहतर सनस्क्रीन का प्रयोग करें। जो भी डॉक्टर बताता है आपकी स्किन के हिसाब से उस सनस्क्रीन को आप लगाएं दिखाकर। जी जी जैसे डॉक्टर ने आपको 15 या 20 दिन की लिखी है या 1 महीने की लिखी है, तो उसको कई बार पेशेंट क्या होता है साल साल भर तक लगाते रहते हैं, जी जी तो वो ना करें। क्योंकि किसी एक बीमारी का भी या टॉपिकल एंटीबायोटिक का भी डोज होता है क्रीम का, जी उसको उतने समय तक ही लगानी होती है, उसके बाद उसको दूसरे ट्यूब पर शिफ्ट करना पड़ता है। जी जी दूसरी बात आपने ये बताई कि भाई फंगल इन्फेक्शन की, और धूप में जाने पे त्वचा में जलन होती है और जल जाती है, उससे कैसे बचाया जाए। फंगस क्यों हो रहा है बॉडी में, जी इसके मुख्य कारण है वातावरण में नमी का होना। जहाँ वातावरण में नमी होगी किसी भी कारण से हो, जैसे ह्यूमिडिटी रहती है और अपने पहनावे में कहीं कमी है, जैसे अपन टाइट कपड़े जीन्स पहन रहे हैं, गर्मी के दिनों में काले रंग के डार्क कलर के कपड़े पहन रहे हैं, ये सब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और गर्मी को बढ़ाते हैं, जिससे अपनी बॉडी में पसीना ज्यादा आता है। जी जी जहाँ अपने फोल्ड्स होंगे, जैसे जांग है, आर्म पिट्स है, बगल है, जहाँ पे आपका पसीना रुकोगे वहीं पे फंगस होने की संभावना ज्यादा रहती है। मतलब पसीना भी सुखाना चाहिए, पसीने की वजह से भी ये सब आपकी अगर ऐसी प्रॉब्लम है चल रही है फंगस की, तो आपको हल्के कॉटन के कपड़े पहने, हल्के रंग के होने चाहिए, लाइट कलर के, सफेद हुआ, पिंक हुआ। में जाना हो तो जीन्स तो अवॉइड करें आप बिल्कुल, ये ना जी टाइट कपड़े और जीन्स ना पहने मोटे। सर्दियों में आप पहन सकते हैं, जैसे गर्मी है, अभी उमस है, आपको लग रहा है बाहर बारिश है, जी कई बार अपन बारिश में भीग जाते हैं, 4-5 घंटे तक भीगे रहते हैं, या स्विमिंग पूल में भीगे रहते हैं, या गीला अंडरवियर पहन लेते हैं, उससे भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब प्रोग्राम के आखिर में हमें ये बताइए कि कई बार हमने देखा है कुछ लोगों को फोड़े फुंसियां बार बार होती हैं और छोटी फुंसियां होती है, फिर बड़ा फोड़े का रूप ले लेता है। अक्सर हमने माता पिता को ये कहते सुना है कि इनका खून जो है सही नहीं है, खारा है, कड़वा है या मीठा है, कुछ अलग सी बातें, घरेलू बातें होती हैं। इसके पीछे सच में वास्तव में क्या वजह है? देखिए, जो अपनी धारणा है कि भाई इसका खून खराब है, तो खून से इतना कोई लेना देना नहीं होता चमड़ी की बीमारियों का फोड़े फुंसियों में। जी जी फोड़े फुंसियां किसी भी बच्चे के या बड़ों के बार बार हो रहे हैं, तो उसको आप तरीके से दिखाएं, पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स लें। अभी क्या होता है कि भाई आधा अधूरा लिया फिर छोड़ दिया, जैसा मैंने बताया कि आधा अधूरा लेंगे तो वापस बाद में फिर उभरेगा, वो जी जड़ से नहीं कटता। एक तो ये प्रॉपर इलाज लें, दूसरा साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। जी जी ज्यादातर बच्चों में ये ज्यादा देखा गया कि बार बार फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, जी जी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। और अगर बड़ों में हो रही है, बार बार फुंसियां हो रही है मोटी मोटी, तो उनके टेस्ट कराएं, हो सकता है उनको डायबिटीज हो, डायबिटीज में भी बार बार ऐसा हो जाता है, जी कोई अंदरूनी बीमारी हो रही हो, उस कारण भी फोड़े फुंसियां निकलते हैं। उसमें अपन बिल्कुल ब्लड की, यूरिन की जांच करा के मालूम कर सकते हैं कि भाई क्यों हो रही है बार बार जी फोड़े फुंसियां। और एक और छोटी सी बात है, इसके बारे में बताइए, वो है नाखून की जो त्वचा होती है। अक्सर नाखून के पास में जो त्वचा होती है वहां पर फूल जाता है, वो पीले रंग का हो जाता है, फिर बहुत घाव जैसा बन के बहुत कष्ट देता है। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका किस तरह से इलाज करना चाहिए? नाखून के पास हल्की सी त्वचा होती है, क्यूटिकल, जैसे अपने बच्चों में तो आम समस्या रहती है कई बार कि भाई हल्की सी स्किन निकली और उसको वो खुरच के निकाल देते हैं। एक तो रिपीटेड जो ट्रॉमा होता है उंगलियों में, उसके कारण से भी होता है कि बार बार बच्चे उसको पकड़ के खींच लेते हैं। जैसे थोड़ी सी भी स्किन निकली तो उनकी आदत पड़ जाती है बार बार खींचने की। उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, नाखून की जो आसपास की चमड़ी होती है उसमें इन्फेक्शन के बाद सूजन आ जाएगा, दर्द रहेगा जी। लेडीज में इसका कारण मुख्यतः ये रहता है कि भाई उनके पानी में ज्यादा हाथ रहते हैं, जैसे बर्तन धोने की वजह साफ से किए तो उससे भी रगड़ लग जाती है, बर्तन धो रहे हैं अपन या फिर कपड़े धो रहे हैं जी, तो जो नाखून के पास की स्किन होती है वो छिल जाती है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, आप प्रॉपर डाइट लें। जैसे कई लेडीज में कैल्शियम की जैसे कमी भी रहती है ना जी 40 के बाद, तो उसका भी प्रॉपर दिखाएं लेवल, और उसको जो भी कैल्शियम का डोज है वो ले जी। और बार बार पानी में हाथ करने से बचें। जी कई बार क्या होता है अपन नेल पॉलिश लगाते हैं जी जी उसके बाद रिमूवर भी लगाते हैं, कई लोगों को वो सूट नहीं करता, इसलिए भी वो इस तरीके से हो जाता है, फुंसियां हो जाएंगी या खुजली चलेगी आसपास। शरीर के अंदर भी कई बीमारियां ऐसी होती हैं, वो भी नाखूनों में प्रेजेंट करती हैं। जी। नाखून बिल्कुल पतले हो रहे हैं, टूट रहे हैं, मुड़ रहे हैं, तो
हमें ब्लड की जांच करानी चाहिए। सबसे मुख्य कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो उसकी जांच करा के उसका अपन इलाज लें। और एक बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन होता है, बायोटीन विटामिन, उसकी कमी के कारण भी ऐसे ड्राई और पिटिंग हो जाती है नेल्स में जी और रूखे रूखे रहते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। तो अपन प्रॉपर डाइट लेंगे, आयरन की कमी है तो आयरन की गोलियां लें, वो वापस वो से ठीक हो सकते हैं नाखून आपके। फिलहाल वक्त हो रहा है खत्म, तो श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र यादव से त्वचा से जुड़ी बीमारियां और उपचार विषय पर बातचीत। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया महेश वर्मा ने। प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा।